लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे। चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, दिस इज़ हसन मारफानी। जो है क्या कहते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है मुझसे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा होगा। देखो FR1 के हवाले से अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, नॉर्मली एक परसेप्शन है कि FR1 का जो टॉपिक है, FR1 का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मुश्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसमें बच्चों का जो है पासिंग रेशो बहुत कम है। ये एक नॉर्मली जो है मिथ्स हैं जो पाई जाती हैं बच्चों में। तो देखो एक चीज़ समझो, मैं थोड़ा सा बताऊं कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स। जब मैं CA फाइनल्स में था ना, मैं तब से जो है वो FR1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मेरिट भी आए, गोल्ड मेडल भी आए, और जो है क्या कहते हैं रेशो भी जो है 80 to 90% रहा बच्चों के पास होने का। अब मसला ये है कि सर FR1 में आपका अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा है तो ओवरऑल इंडस्ट्री में जो है वो ये क्यों पैनिक है कि यार FR1 का रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है, ऐसा क्या है। देखो यार, तुम लोगों को 3-4 बातें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग उस पर अमल कर लो तो तुम्हारा FR1 का जो है ना रिज़ल्ट क्या। देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा एम ये होता है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार अगर लेट से 100 में से जो है अगर 10 बच्चे पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये वो पेपर मुश्किल है। मैं बोलता हूँ कि यार अगर हज़ारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से एक बच्चा भी अगर पास होने वाला हो ना, वो मैं हूँ। वाई शुड आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। मगर फिर भी एक इंसानी फितरत है कि अगर जो है लेट से किसी पेपर में अगर पासिंग रेशो कम होता है तो एक अजीब सा डर होता है, परेशानी होती है कि हाँ यार पेपर मुश्किल आता है या बच्चे पास नहीं करते। 3 से 4 बातें बता रहा हूँ, अगर उसके ऊपर प्रॉपरली तुम अमल कर लेते हो, मैं बाखुदा लिख के दे सकता हूँ 99% चांस है कि तुम इजीली पेपर पास कर सकते हो। मैं खुदा नहीं हूँ, वरना मैं बोल देता तुम्हारा पेपर इजीली निकल जाता अगर तुम ये 3 से 4 बातों पे अमल कर लो। अब मसला ये है कि बच्चा नॉर्मली इन बातों पे अमल नहीं करता, तो होता ही है कि वो फेल होता है, सही है ना। तो इन 4 बातों पे अगर तुम लोग अमल कर लेते हो तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है तुम्हारा FR1 ईजीली थ्रू हो जाएगा, सही है ना सर। सो बिफोर मूविंग ऑन टू FR1 ये 4-5 बातें मैं बता रहा हूँ, इन पे अमल कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग FR1 पे बात करेंगे। सर कोर्स क्या है? बाखुदा कोर्स बहुत छोटा है, तुम्हारा कोर्स जो है वो 2 महीने में मैं ख़त्म करवा दूंगा। एंड थैंक्स टू ऑनलाइन कि अब सारे के सारे प्रीमियम क्वालिटी जो है स्मार्ट लेक्चर्स मौजूद हैं कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा क्लास होगी तो हम टॉपिक कवर करेंगे, अपने हिसाब से तुम कर सकते हो, ठीक है ना। सो अभी कोर्स कंप्लीट करने का मसला नहीं है, अभी मसला ये है कि तुम लोग वो तरीक़ाकार, वो डायरेक्शन जो है वो तुम लोग समझ लो। अगर तुम्हारी डायरेक्शन प्रॉपर होगी, तुम जो है जैसा तुम्हें बताया जा रहा है उस तरीके से अमल करोगे तो जो है तुम्हारा पेपर ईजीली थ्रू हो सकता है। सो इंशाल्लाह सब नियत करते हैं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ उस पर अमल करेंगे, और अगर तुम इंशाल्लाह उस पर अमल करते हो, आई कैन बेट ऑन इट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर ईजीली निकल जाएगा FR1 का, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना हो पूरे ICAP के अंदर, वो तुम होगे। तो सर बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो। बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें, जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दो। स्टार्ट करें सर, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो। कैन वी मूव ऑन? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब मैं तुम लोगों को 2-3 बातें बता रहा हूँ। कोर्स तो होता रहेगा जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, उसका मसला नहीं है, ठीक है ना। कोर्स तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। असल चीज़ है हमें पता होना कि सर किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। मैं ये जो तुम्हें बता रहा हूँ टिप्स, अगर तुमने इन पर अमल कर लिया, मैं खुदा नहीं हूँ वरना मैं 100% लिख देता, तुम सब पास हो जाओगे FR1 में। इन बातों पे तुमने, हाँ अगर तुमने इन बातों पे अमल नहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए परेशानी होगी।
ठीक है, ये मैं तुम लोगों को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो कोर्स जो है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बातें करने का टाइम नहीं मिलता। सही है, और तुम लोगों के लिए कुछ चीज़ें अभी से ज़रूरी हैं ताकि तुम इनके ऊपर फोकस करो तो हो सके। नंबर 1, सर याद रखो तुम्हारा जो अकाउंटिंग का पेपर है दिस इज़ नॉट रट्टा बेस्ड, दिस इज़ प्योरली कॉन्सेप्चुअल। तुम्हारे कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे तुम्हारा पेपर पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो सर कॉन्सेप्ट्स होने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारी जो बेसिक्स है ना वो इंपॉर्टेंट हो। देखो मैं जुमले बोल रहा हूँ ना उर्दू के, तो मेरी अलिफ बे पे ते टे से अच्छा है तभी मैं जुमले बोल पा रहा हूँ। अगर तो मेरा जो है बेसिक्स ही वीक होंगी तो शायद मैं अच्छे से परफॉर्म ना कर पाऊँ, सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं किसी भी सब्जेक्ट्स में। अब मसला ये है कि FR1 में ना जो बच्चा आता है, चूँकि एक तो ICAP का भी जो मेथोडोलॉजी है कि MCQ हो गया है, सो MCQ की वजह से होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स ना वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है वो एग्जाम्ड होते हैं, सही है, कुछ बच्चे ये हैं कि अक्कर बक्कर बम्बे बो जो बचपन में हम करते थे कि नहीं आए तो तुक्के लगाओ पास हो जाओ, सही है ना, किसी के नसीब अच्छे हों तो वो पास हो गया। तो मसला ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं। अब उसकी वजह से होता ही है कि FR1 अब फुल फ्लेज पेपर होता है, तो बच्चे को यहाँ फिर थोड़ी सी तकलीफ का सामना होता है। तो सर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, इसके लिए सर आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? भाई देखो जो बेसिक अकाउंटिंग का ना एक टेलर बेस्ड एक जो है टेलर्ड मैंने जो है क्या कहते हैं एक अपना सेशन निकाला हुआ है, सही है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से। उसमें गिनती के 4-5 टॉपिक हैं, मैक्सिमम तुम्हें 6 घंटे लगेंगे, तुम्हारी पूरी अकाउंटिंग, अगर किसी ने अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी ना उसको भी अकाउंटिंग आ जाएगी, और अगर किसी की बेसिक्स वीक हैं उसको भी आ जाएंगी। सो वो तुमने 4-5 घंटों के जो है वो टॉपिक्स तुमने देख लेने, तो उससे तुम्हारी बेसिक्स जो हैं अगर नहीं आती तो वो आ जाएंगी, और अगर तुम लोगों की कच्ची हैं तो वो पक्की हो जाएंगी। तो ये मुझे याद दिला देना तुम लोग, क्लास के बाद मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। आई एम श्योर तुम लोगों के पास मेरा नंबर है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, सही है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ HM will be providing tailored classes आफ्टर क्लास। मुझे क्लास के बाद याद दिला देना, मैं ये तुम लोगों से शेयर कर दूंगा, सही है, मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा, क्लियर है। मगर इसको देख लेना क्योंकि देखो रमज़ान का महीना है, क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी, तो इसको 2x की स्पीड पे देख लेना, मगर देख लाजमी लेना। तो इंशाल्लाह सब नियत करते हैं, सब देख लेंगे, इसको सब देख लेंगे इंशाल्लाह जिनकी बेसिक्स वीक हैं। नहीं सर हमारी तो बेसिक्स अच्छी हैं, हमारी तो बेसिक्स अच्छी हैं, हम तो रम खान हैं, हम अकाउंटिंग के चीते हैं। तो सर अब आप एक काम करें, फिर दूसरी चीज़, टेक प्रॉपर क्लासेस प्रॉपरली लो, क्लासेस प्रॉपरली लो, क्लासेस प्रॉपरली लो, ठीक है ना। चाहे अब वो रिकॉर्डेड हो, ऑनलाइन हो, फिजिकल हो, डेली बेसिस पे क्लासेस लो, ठीक है। जो भी तुम्हारी क्लासेस का स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर क्लासेस के बाद अटेम्प्ट वीकली क्विजेस, कंडक्ट by your teacher as per the planner shared। अच्छा देखो सर अभी जो है मैं और मेरी टीए जो हैं क्या कहते हैं आप लोगों से अभी एक वीकली प्लानर शेयर करेंगे, सही है ना। उसके तहत जो है आप लोगों ने वीकली बेसिस पे जो है, यानी वो एक प्लानर है जिसमें टॉपिक वाइज आपको बताया हुआ है कि हर हफ्ते आपने कौन से टॉपिक जो हैं उनको कवर करना है और उनका किसका क्विज होगा। अब सर मैं भी उसी हिसाब से क्लास में चल रहा हूँ, अगर आप जो है लेट से रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो तो आपने उसी हिसाब से जो है ना, लेट से अगर पहला टॉपिक है IAS 23, इसका क्विज है 23 मार्च को, तो आपने आज से उसके ऊपर लगना है ताकि तुम 23 मार्च वाले जो है क्विज के अंदर अपेयर हो सको। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे?
तो सर आप जैसे जैसे क्विज की तैयारी करते रहोगे इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं आपका वैसे वैसे जो है स्मार्ट क्लासेस के तहत जो है आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में विद प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तुम लोग क्विजेज अटेम्प्ट नहीं करोगे तो देखो होगा क्या, मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। असल में मसला अभी लेक्चर्स का नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, मसला ये पेपर पास करना। पेपर पास करना जो है वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए जो है अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है, उसको पता नहीं है, क्योंकि देखो ये हर बंदे को ना अल्लाह ताला ने एक टीचर को रखा है, इसीलिए रखा है कि भाई जो है उस्ताद जो है वो डायरेक्शन दे सके। फिर भी इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक वीकली प्लानर वीकली बेसिस पे तुम लोगों के साथ जो है वो क्विज़ का जो है एक मैकेनिज़्म बनाया है, जिसमें तुम्हारा हर सैटरडे को क्विज़ होगा। जो पिछले एक हफ्ते में टॉपिक तुमने देखा है या क्लास में पढ़ाया गया है, तुम्हें एक दिन के अंदर जो है चेक होके कॉपियाँ मिल जाएंगी, उसमें तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें बताई जाएंगी, ठीक है। और अगर जो अच्छा पास होंगे, जो टॉप 2 होंगे, उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है ना सर। तो ये तीसरी चीज़ है जो तुमने बड़ी अहम लाजमी करनी अगर तुम पास होना चाहते हो, सही है। चौथी चीज़, रीड कंप्लीट स्टडी टेक्स्ट ऑफ आईकेप। सर कुछ करो ना करो, कुछ करो ना करो, बट आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को लाजमी पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। कुछ करो ना करो, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को लाजमी पढ़ना है, क्योंकि 80% चीज़ें आईकेप की स्टडी टेक्स्ट से आ रही होती हैं। इनफैक्ट सवालात भी जो हैं मोर और लेस वैसे होते हैं, बस फिगर्स चेंज होती हैं। सो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को तमीज़ से करना है तुमने। पांचवी चीज़, सर पिछले 8 अटेम्प्ट के जो है तुम लोगों ने पास पेपर्स करने, 8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स करने, सही है। वो साथ साथ तुम्हारा टीचर मैं खुद भी करवाता रहूँगा, सही है ना, बस तुमने खुद से भी अटेम्प्ट करने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेम्प्ट मॉक्स एज पर प्लानर इन 0.3 अबव। ये जो मैंने ऊपर प्लानर तुमसे शेयर किया है, उसमें न सिर्फ क्विज का जो है तुम्हारे पास पूरा टाइम टेबल होगा, बल्कि तुम्हारे पास जो है मॉक्स का भी टाइम टेबल होगा। मैं तुम्हारे जो है इंशाल्लाह 3 से 4 मॉक्स अटेम्प्ट जो है वो 3 से 4 मॉक्स कंडक्ट करूँगा, सही है। जैसे एक मैं हर 2-2 महीने बाद जो है वो तुम लोगों का कंडक्ट कर रहा ताकि तुम्हें पता चले कि यार आईकेप के सिनेरियो में अगर आ जाता है एग्ज़ाम, सो हाउ वी आर गोना टेकल दिस। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि अगर तुमने ये 6 चीज़ें कर ली, अगर तो तुमने इन 6 चीज़ों पर अमल कर लिया, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हारा FR1 का पेपर इजीली निकल जाएगा। सो इंशाल्लाह सब नियत करते हैं इन 6 चीज़ों पे अमल करने की। सर मैं चाहूँगा इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, शाबाश, जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। अगर तुम ये 6 चीज़ों पर अमल कर लेते हो, तुम्हारा पेपर इजीली निकल जाएगा। डाल दिए ग्रुप पे, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर। आगे बढ़ें सर। आगे बढ़ें सर। सर जल्दी से मैसेज करके बता दो, आगे बढ़ें।
चलो ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा जी, अब नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस कोर्स आउटलाइन। देखो यार, तुम्हारे कोर्स में जो है ना, तुम्हारे कोर्स में ये 3 एरियाज़ हैं, इसको मैं क्विकली बता देता हूँ। 3 एरियाज़ हैं तुम्हारे कोर्स में। नंबर 1 इज़ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सही है, ये 30 से 40 मार्क्स का एरिया है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशोज़, जो 20 से 30 मार्क का है। तीसरा है तुम्हारा 35 से 40 मार्क का एरिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है ना। अब सर टोटल अगर मैं तुम्हारे टॉपिक्स बताऊँ तो ये टोटल टॉपिक तुम्हारे बनते हैं 5 और ये 13 टॉपिक्स तुम्हारे बनते हैं इन 3 एरियाज़ में। सर आईकेप जो है, जिसे आपने बताया हुआ है इन टॉपिक्स के हवाले से, तो क्या आईकेप अपनी ग्रिड को फॉलो करता है? जी बिल्कुल, आईकेप अपनी ग्रिड को फॉलो करता है। अगर इन 5 टॉपिक्स में से 1 2 3 4 5, इन 5 टॉपिक्स में से जो कि एरिया नंबर 1 में आ रहा है 30 से 40 मार्क लिखा हुआ है, तो ईमान रखो 30 से 40 मार्क का ही एग्जामिनर पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अच्छा जी, इसी तरीके से जो दूसरा एरिया है जिसमें 3 टॉपिक्स हैं, तो सर क्या 20 से 30 मार्क का एग्जामिनर इसमें से पूछेगा? जी लाजमी 20 से 30 मार्क का पूछेगा, सही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। अच्छा सर, ±5% हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सर तीसरा एरिया जो है जिसमें 5 टॉपिक्स हैं, सर क्या एग्जामिनर जो है इस टॉपिक के अंदर जो है इस एरिया में क्या 35 से 40 मार्क्स से ज़्यादा का पूछ सकता है? नहीं सर, इतने ही मार्क्स का एग्जामिनर पूछेगा। तो सर आए ज़रा इन टॉपिक्स को हम लोग जो है क्विकली रिकैप कर देते हैं। सर जो पहला एरिया है इसमें सर आपके 5 एरियाज़ हैं जो कि नॉर्मली आपके जो है नॉन करंट एसेट से रिलेट करते हैं। जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा है, जिनका एग्जाम था, तुम बचपन में पढ़ते थे ना फिक्स एसेट्स या पीपी का जो टॉपिक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के नाम से, तो सर उससे रिलेटेड 5 एरियाज़ हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट हो गया, IAS 16 हो गया, IAS 36 हो गया, बोरोइंग गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, सही है ना। ये 5 एरियाज है। सर ये होते क्या हैं, ये हैं क्या चीज़, हमें कैसे पता चलेगा? सर डोंट यू वरी, अभी हम डिटेल में जो है इसको देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक पे इंसाइक्लोपीडिया खोलेंगे, यू डोंट नीड टू वरी। अभी तुम बस ये याद रख लो कि ये टॉपिक्स हैं नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक्स हैं, सही है। इसके ऊपर हमने अभी चीज़ों को देखना है, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, सही है बच्चों। दूसरा एरिया जो है तुम्हारा, दूसरा एरिया जो है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सही है, IAS 33 EPS, और तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल्स। सर ये दूसरे एरिया में 3 टॉपिक्स हैं, इनको जो है क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। आखिरी एरिया जिसमें 5 टॉपिक्स हैं तुम्हारे, करेक्शन ऑफ एरर्स हो गया, IAS 8 हो गया, IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, और अकाउंटिंग फॉर NPOs हो गया। ये 5 टॉपिक्स हैं जिसमें से 35 से 45 मार्क का आएगा ही आएगा, ठीक है सर। अच्छा सर, मैं जो है ना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है, वैसे मैं कोई ऐसा नहीं है नजूमी हूँ, बट मैं हर अटैम्प्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है वीडियो निकालता हूँ, सही है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 90% टू 95% पेपर वही आता है। सर दिस इज़ बेस्ड ऑन माई हंच एंड माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इट इज़ नथिंग टू डू विद कि मुझे कोई आईकेप बताता है या कोई मेरा बंदा बैठा हुआ है, सही है ना। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सिलेबस को उसी हिसाब से लेके चलें हम, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है पहले उसको करें और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो सर आप लोग स्टार्ट हो। सर ये सिलेबस है, अभी जैसे वक्त बढ़ेगा काफ़ी बच्चों को जो है इसमें कुछ जो है टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, तो सर जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक को करेंगे और इंशाल्लाह जो है इसको लेके चलते हैं। तो सर आए पहला टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। सर पहला टॉपिक स्टार्ट करें विद योर काइंड परमिशन। जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे, क्या पहला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? जल्दी से मुझे बता दो सर, जल्दी से बता दो। चलो ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी सर, एक काम करो, जल्दी से हेडिंग डाल लो, जल्दी से हेडिंग डाल लो। IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जल्दी से हेडिंग डाल लो।
अच्छा सर, स्क्रीन नज़र आ रही है? ये तुम कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट ना मुन्ना। मुझे ऐसा लगता है सर, इस दफ़ा इसमें से 18 से 20 मार्क का आना ही आना है। ये मार्कर थोड़ा सा सही नहीं है सर। इस दफ़ा इस टॉपिक में से 18 से 20 मार्क का आएगा ही आएगा। ये कहीं अपने पास लिख लो तुम लोग, ये कहीं लिख लो, इसमें आना ही आना है इस टॉपिक में से। तो इसको तमीज़ से आप लोगों ने देखना है सर। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सब ने जो है बेसिक्स में अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है। अकाउंटिंग, अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेस नहीं बनी हुई, जिनको अकाउंटिंग का पता ही नहीं है, या जिनका अकाउंटिंग एग्जाम था? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम था? जल्दी से बताओ। या जिनको अकाउंटिंग का पता ही नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग का पता ही नहीं है, जिनका अकाउंटिंग एग्जाम था? जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे। हाँ भाई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड, इट्स रियली गुड टू हियर, इट्स रियली गुड टू हियर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा जी, आए सर, अब हम बात कर लेते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जब हम बात करते हैं, देखो अकाउंटिंग की ना, अकाउंटिंग साइकिल तुम सब ने पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं अपने लेक्चर्स देख लूँगा। अगर किसी की बेसिक्स नहीं बनी हुई, परेशान नहीं हो, मैं राइट आफ्टर द क्लास अपना जो टेलर्ड जो है सेशंस हैं जिनके अंदर अकाउंटिंग बेसिक्स हैं, सही है, वो मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा, वो देख लेना, ठीक है ना। अच्छा सर, आए हम लोग बात करते हैं सर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर 5 किस्म के, 5 किस्म के कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल्स हैं। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सर क्या शो करता है? जिसको तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हो, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो। सर ये कंपनी की परफॉर्मेंस शो करता है, प्रॉफिट या लॉस शो करता है, कंपनी ने कितना कमाया या कितना गंवाया, ये शो करता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दूसरा कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की नेट वर्थ शो करता है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी की वैल्यू शो करता है, सही है ना। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़े, किसी का एग्जाम था, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी, सही है ना। ये तुम लोग पढ़ के आए हुए। तीसरा अहम एरिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ओनर और बिजनेस के दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सर उसके हवाले से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है, वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही होती है? वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बता रही होती है। सर ये फॉर्म है, एक फॉर्मेट है जो बता रहा होता है कि ओनर और बिजनेस के दरमियान कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ये भी इंशाल्लाह हम FR1 में देखेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। चौथा एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है ये बताता है कि कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी कितनी लिक्विड है, कंपनी के पास पैसे कितने पड़े हैं। याद रखो याद रखो याद रखो,
बिजनेस में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो है कैश। वो बोलते हैं ना कि कैश होगा तो ही आगे बात बनेगी, पैसा पैसे को खींचता है। वो बोलते हैं ना बातें करोड़ों की दुकान पकड़ोगी। मैं बोलूँ हसन मारफानी बहुत बड़ा टीचर है, उसके पास जो है हज़ार हज़ार स्टूडेंट्स आते हैं बट पैसे नहीं देते, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊँगा? नहीं। मैं बोलता स्टूडेंट्स नहीं आते बट मुझे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, तो मैं सरवाइव कर लूँगा। तो सर याद रखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो आपको ये बताती है, वो प्रॉफिट नहीं बताता, प्रॉफिट तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताता है, आपको कंपनी की वैल्यू नहीं बताती, बट ये बताती है कि कंपनी के पास, बिजनेस के पास, प्रोप्राइटरशिप के पास कितना पैसा है। पैसा होगा तो बात बनेगी ना। जैसे हमारे एक टीचर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं भाई मेरा एम है मैं ज़िंदगी में 10 करोड़ रुपए कमा लूँ, 10 करोड़ रुपए कमा के इस्लामिक बैंक के अंदर जमा करा दूँ हर महीने, हर साल। मुझे अगर आज मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट रेट जो है लेट से आज जो है 10% है, तो 10 करोड़ का 10% कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ को डिवाइडेड बाई 12 महीने कर लो, तो हर महीने के 7-8 लाख रुपए आपको बगैर कुछ काम किए जो है वो मिलते रहेंगे। तो हमारे एक साथी हैं, तुम्हारे बड़े मशहूर टीचर भी हैं, मैं भी नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, उसको मैं प्यार से पोपट पोपट कहता हूँ। तो वो बोलता है भाई हसन मेरी ज़िंदगी में एक मेरा एम है 10 करोड़ रुपए बना लूँ फिर सुकून से बैठूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो सर ये बताने का मकसद ये है कि कैश आ जाएगा फिर पैसे से पैसा बनाएंगे। अच्छा जी, पांचवा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर? ये जो 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर दी हुई है ना, उनकी डिटेल्स नोट्स में दी हुई होती है, एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा मैं तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की एक और अहमियत बताता हूँ। तुम लोग सब मेरे साथ हो ना? मैसेज करके जल्दी से बता दो, आर यू पीपल विद मी और नॉट? जल्दी से मैसेज करके बता दो, आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? जल्दी से मैसेज करके बता दो, जल्दी से मैसेज करके बता दो मेरे साथ हो या नहीं हो। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब तुम कैश फ्लोज की अहमियत जानना चाहते हो क्या? तुम सब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अहमियत जानना चाहते हो? जल्दी से बताओ मुझे। आओ सर, अज्यूम करो मेरे पास, मैं तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की अहमियत बता रहा हूं, जिंदगी भर तुम कभी कैश की अहमियत नहीं भूलोगे अकाउंटिंग के अंदर। ये एक पेन है, सही है, ये एक पेन है। अब ये मैं खरीदता हूं 10 रुपए में और आगे बेच देता हूं 15 रुपए में। अब होता ये है कि जब मैं 15 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 15 रुपए सेम डे पे मिल जाते हैं। तो मुझे बताओ पूरे साल में 365 दिनों में अगर मुझे सेम डे पे पैसे मिल जाते हैं तो मैं इस पैसे से कितनी दफ़ा पैसे बना सकता हूं, कितनी दफ़ा घुमा सकता हूं इस पैसे को? अज्यूमिंग सेम डे पे मुझे पैसा मिल जाता है, जल्दी से बताओ। हाँ सर, अगर तो मुझे सेम डे पे पैसा मिल जाता है तो मैं 365 दफ़ा साल में इस पैसे को घुमा के इससे प्रॉफिट 365 टाइम्स जनरेट कर सकता हूँ। ऐसा है या नहीं है? अब अज्यूम करो मैं अगर लेट से ये पेन बेचता हूँ, मैं मीकल को जो है ये पेन बेचता हूँ, ठीक है? मीकल तुम्हारा प्रॉपर नाम मीकल ही है। मिकाइल को मैं अगर ये पेन बेचता हूँ एक, और मैं इसको एक दिन उधार के लिए देता हूँ कि भाई तो मुझे एक दिन बाद पेमेंट कर देना, मुझे एक दिन बाद जो है वो पेमेंट कर देना, सही है? तो सर अब मुझे एक बात बताओ, मुझे साल में सिर्फ एक दिन के डिले की वजह से साल में मैं इस 15 रुपए को कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ? 182 टाइम्स। यानी यू सी, एक दिन के उधार की वजह से मेरा प्रॉफिट 50% से कम हो गया। 182 जहाँ मैं 365 दफ़ा घुमा सकता था और प्रॉफिट कमा सकता था, अब सिर्फ 182 दफ़ा घुमा के प्रॉफिट कमा सकता हूँ। इसी के तरीके से अगर लेट से मैं 15 रुपये का एक पेन बेचता हूँ और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देता हूँ उधार पे, अगर मैं ये बेचता हूँ तो मैं पूरे साल में सिर्फ पैसे कितनी दफ़ा प्रॉफिट कमा सकता हूँ? पैसों के कितनी दफ़ा? सिर्फ 4 दफ़ा। और इसी तरीके से अगर 6 महीने का उधार है तो पूरे साल में सिर्फ 2 दफ़ा। तो यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लोज, यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश। आपके पास कैश होगा तो आप काम कर पाओगे, नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। आई होप आपको सर ये चीज़ क्लियर है। किसी के दिमाग में कोई सवाल, कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, मुझसे बात कर सकते हो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से मैसेज करके बता दो।
आगे बढ़ सकते हैं सर। बाकी बच्चे आराम फरमा रहे हैं, मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते सर। अच्छा जी सर। हाँ भाई, रोज़ा तुम लोगों को लग रहा है, बोल तो मैं रहा हूँ। अच्छा सर, कोई मुझे बता सकता है कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो कितनी बेसिस होती हैं अकाउंटिंग की, कोई मुझे बता सकता है? सो याद रखो, अकाउंटिंग करने की दो बेसिस हैं। अकाउंटिंग की दो, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। कोई मुझे बता सकता है सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस? कोई मुझे बता सकता है? जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक्रूवल और कैश बेसिस में क्या फ़र्क है? कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस? जल्दी जल्दी बता दो मुझे। एक्रूवल और कैश बेसिस में कौन मुझे डिफरेंस बताएगा? जल्दी से बता दो। नो 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 नो, कैश की अकाउंटिंग की कितनी बेसिस हैं? बचपन का कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी बता दो। सर याद रखो, अकाउंटिंग की दो बेसिस हैं अकाउंटिंग करने की, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। सर दोनों में फ़र्क क्या है? सर एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में मैं वीडियो भेज दूंगा, सही है ना? बट मैं तुम लोगों को जो है थोड़ा सा बता देता हूँ एक्रूवल और कैश बेसिस में क्या फ़र्क है, इसको गौर से सुनना, ठीक है? क्या जानना चाहते हो? बिल्कुल सही बोला मिकल, बिल्कुल बिल्कुल सही। सर एक्रूवल बेसिस में आप इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स गिवन और इन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड। अगर लेट्स से मैं हसन मारफानी, मैं आज गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लाया हूँ, या मैंने जो है लेट्स से किसी से कोई सर्विसेज ली, मैंने किसी गार्ड को रखा हुआ है, सही है ना? या मैंने लेट्स से जो है कोई मूवी देखने के लिए मैं गया, अब मूवी देखने के लिए गया तो मेरा खर्चा मैंने पेमेंट नहीं करी, बट अगर मैं मूवी देखने के लिए गया तो मैंने जो है बेनिफिट ले लिए, तो स्टैंडर्ड बोलता है, एक्रूवल बेसिस बोलती है कि आप अपना एक्सपेंस बुक कर लो जिस दिन आपने बेनिफिट ले लिया। या अगर लेट से मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब आपने सर्विसेज दे दी आप अपनी इनकम बुक कर लो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो। दिस इज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस बोलती है कि भाई आप अपनी इनकम और एक्सपेंस को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब इनकम के केस में, इनकम के सिनेरियो में आपके पास पैसे आ जाएं और एक्सपेंस के सिनेरियो में आपके पास से पैसे चले जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको बेनिफिट मिले हों या ना मिले हों, आपने बेनिफिट दिए हों या ना दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। एक्रूवल बेसिस में आप इनकर्ड बेसिस पे जब आपने मज़े लिए या बेनिफिट आपको मिले, आप उस वक्त जो है क्या कहते हैं एक्सपेंस या इनकम बुक करोगे, और कैश बेसिस में जब आपकी जेब से पैसा गया या आपकी जेब में पैसा आया उस वक्त एक्सपेंस या इनकम बुक करोगे।
सर याद रखो याद रखो याद रखो, आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो एक्रूवल बेसिस पे चलती है, वो एक्रूवल बेसिस पे चलती है, सिवाय एक स्टेटमेंट के, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर बनता है। सर ये एमसीक्यूज का एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पर बनती है? आप लोगों का क्या जवाब होगा, जल्दी से बताओ। वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पर बनती है? एमसीक्यू 12 से 15 मार्क के आने, जल्दी से बताओ। वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पर बनती है? सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सारी की सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिवाय कैश फ्लोज की कौन सी बेसिस पर बनती है? एक्रूवल बेसिस पर। कैश फ्लोज वाहिद स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पर बनती है। मानते हो या नहीं मानते? किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई सवाल? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर। आगे बढ़े सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है क्या? देखो यार, अज्यूम करो आप 2023 में खड़े हो, ये आपका है ओपनिंग बैलेंस कैश का। सर आपने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ओपनिंग बैलेंस है 100 का आपका, 2023 के एंड पे अगर आप खड़े हो तो 2022 ओपनिंग हो गया ना आपका। 2023 का ओपनिंग क्या है? 2022 का क्लोजिंग। और 2023 के एंड पे आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है 150। अब सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या करते हो? आप बताते हो कि ये ओपनिंग क्लोजिंग में कैसे बदला, ये 100 रुपया 150 में कैसे बदला, मतलब ये 50 रुपये का जो चेंज आया है ये क्यों आया है, ये वजह क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हो? आप ओपनिंग कैश को और कैश इक्विवेलेंट को क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिकंसाइल करवाते हो। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हो, तो आप क्या बोलोगे? हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, उसको रिकंसाइल करवाते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप क्या करते हो, तो आप क्या बोलोगे? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसको आप क्या करते हो? उसको आप सर रिकंसाइल करवाते हो। अब सर रिकंसाइल करवाने के लिए कोई फॉर्मेट होगा, जैसे बैंक रिकॉन का फॉर्मेट था। तो याद रखो कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप 3 हिस्सों में तोड़ के रिकंसाइल करवाते हो। कैसे करवाते हो वो बताऊंगा, अभी इसको याद कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आपस में मिलाप करवाते हो, रिकंसाइल करवाते हो। और रिकंसाइल कैसे करवाते हो? 3 हिस्सों में तोड़ के, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मानते हो या नहीं मानते? तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे कि भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? इट्स अ रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाइफरकेटेड इनटू 3 एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लो, तो फिर हम बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट पे। जल्दी से कॉपी कर लो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, जल्दी से कॉपी कर लो। अब सर एक कॉन्सेप्ट है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट की अब हम बात कर लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट के आगे क्या लिखा है? कैश इक्विवेलेंट के दीज आर नॉट कैश, दीज आर नॉट कैश। अच्छा देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप कैश तो हम समझते हैं पैसा, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? भाई देखो, कैश इक्विवेलेंट जो है ना, कैश नहीं होता, बट इट इज़ एज गुड एज कैश। फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। जैसे सुबह में पेट्रोल पंप पे था, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कैश इक्विवेलेंट इज़ नॉट कैश, बट इट इज़ एज गुड एज कैश। बैंक हो गया, बैंक ओडी हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो इन्वेस्टमेंट जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम की हो, जो बैंक में आप 3-3 महीने के लिए TDR, जिसको आप ट्रेड डिपो क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसीट कहते हो, वो जमा करवाई है 3 महीने के लिए, तो वो सब की सब कैश इक्विवेलेंट में आती है। अच्छा सर,
दो तीन बातें इसको याद रखना है, ये टिप फॉर लाइफ दे रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। सर क्या गोल्ड, सोना, शेयर्स जो कंपनी के होते हैं, क्या वो कैश इक्विवेलेंट में आते हैं? नहीं सर, याद रखो शेयर्स और गोल्ड जो है वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। याद रखना, ये टिप फॉर लाइफ दे रहा हूँ, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका बैंक आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आ जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम की हो। याद रखो गोल्ड और शेयर्स कैश इक्विवेलेंट में नहीं आते, गोल्ड और शेयर्स कैश इक्विवेलेंट में नहीं आते। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं लिख लो, 2 मार्क तुम्हारे पक्के हैं। क्लियर है या नहीं है सर? जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी से कॉपी कर लो। ये चीज़ें कवर की हैं। एक काम करो, अपने नाम के साथ ज़रा मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं तुम लोगों को ग्रुप में भी ऐड कर दूं, और मैं तुम लोगों को वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिसमें क्विक लेसन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, उनको लाजमी देख लेना। ये मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, मुझे लाजमी मैसेज कर दो ताकि मैं तुम लोगों को अकॉर्डिंगली ऐड कर दूँ। ठीक है ना, मैं तुम लोगों को जो है कोशिश करूँगा, देखो अपने पार्ट पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि FR1 का जो गम है वो मेरा गम हो और तुम लोगों को सिर्फ मेरा साथ देना हो पास करवाने में। ठीक है ना, बट उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम लोगों ने करना है। ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, मुझे मैसेज कर दो जल्दी से। ठीक है ना, कोई बच्चा मीकल बेटा ग्रुप पे इसके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भी डाल दो, तो इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रोबेबली कल ही। आपका क्या रखना है, क्लास कब रखनी है मुझे ये बताओ। रमज़ान में जो है अगर हम लोग हफ्ते में 2 क्लास रखें तो चलेगा रमज़ान में, या रमज़ान के बाद रखें, क्या बोलते हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, रमज़ान में कितनी क्लासेस रखनी है? सैटरडे को मिले, सैटरडे को, अब सैटरडे को मिलेंगे इंशाल्लाह 11 से 1। बस सही है, हम अभी फिर रमज़ान में 1-2 क्लासेस ही रखेंगे क्योंकि वो ताक रातें हैं और बड़ी रातें भी स्टार्ट हैं। बाकी मैं तुम लोगों से वीडियोस शेयर करता रहूँगा, उसको लाजमी देख लेना। दिस वुड बी इन एडिशन टू आवर लाइव क्लासेस। सो आज इतना ही रखते हैं। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ये मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं तुम लोगों को ग्रुप पर ऐड कर दूँ और वहाँ मटीरियल वगैरह शेयर कर दूँ। जल्दी से मुझे मैसेज कर दो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।